कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगा और इस होर्डिंग में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सनातन विरोधी अजय सिंह बिष्ट और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। ये होर्डिंग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर लगी है और कल ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकराचार्य से मुलाकात करके उन्होंने आज प्रदेश भर के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो, तमाम बातें कही गई हैं। अब आपको हम दिखा चुके हैं, होर्डिंग लिखा हुआ है। जिन्होंने ये होर्डिंग लगाई है आर्यन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। आर्यन, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस होर्डिंग के माध्यम से? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। और शंकराचार्य के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में कल देर शाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी शंकराचार्य जी के आश्रम पर पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनको ये भरोसा दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम सब उनके साथ इस लड़ाई में, संघर्ष में साथ खड़े हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ने आशुतोष ब्रह्मचारी है, जिसने याचिका दायर करी है स्वामी जी के खिलाफ, वो खुद एक गैंगस्टर है। उस पर खुद संगीन धाराओं में प्रदेश के हर जनपद मुकदमे दर्ज हैं। वो याचिका दायर करता है और सच्चाई सामने आ गई कि 2-3 व्यक्तियों को फ़ोन करके उसने कहा था कि तुम्हारी नाबालिग बिटियां हैं, तुम्हारी नाबालिग बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल करो और स्वामी जी पे झूठे मुकदमे लगाओ। तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हें सुरक्षा भी देंगे, तुम्हें सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त होगा, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये क्यों? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से इस तरीके की बात कही जा रही है और ये होर्डिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाई गई है। अलग अलग जगहों पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हमारे साथ अमित त्यागी जी हैं। क्या कुछ आप लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, हमारी ये मांग है कि जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और उनके शिष्यों को अनायास परेशान किया जा रहा है, तमाम एजेंसियां सरकार के पास मौजूद हैं। हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में FIR दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उनकी परिस्थितियां तथा संभावित प्रेरक तत्वों का निष्पक्ष परीक्षण एवं पारदर्शी जांच हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। सभी लोग आए हुए हैं आपके? जी, हमारे शहर कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी सब लोग मौजूद हैं और हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से जी जांच चाहते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं इसके पीछे, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री को, और अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। साफ तौर पर कहना है जिलाधिकारी को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है और साफ तौर पर चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एक तरफ जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ भी लोगों की बात सामने आ रही है, तो वहीं काशी के विद्यामठ में उनके समर्थन भी लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। किन्नर गुरु पद्मा माता हैं जो 2024 में चुनाव भी लड़ चुकी चंदौली से, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप किस बात को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी गुरु जी शंकराचार्य पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, सारे आरोप झूठ हैं और हम लोग उनका पूरा समर्थन करूँगी। किस आधार पर आप ये कह रही हैं? क्योंकि अभी तो कोर्ट ने कहा है मुकदमा दर्ज करिए, विवेचना करिए, जांच करिए। गुरु जी भी कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जी, गुरु जी भी कह रहे हैं जांच के लिए तैयार, तो गुरु जी सही तभी तो कह रहे हैं जांच के लिए तैयार हैं। तो आप ये मानती हैं कि आज जो है समर्थन देने के लिए आप आई हैं, इस समर्थन के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपके साथ और भी लोग हैं, और भी किन्नर समुदाय के लोग हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी किन्नर वो भी आएंगे और मैं काशी की जनता से भी कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के समर्थन में सभी लोग आए हैं। किन्नर गुरु हैं आप, कितने किन्नरों का यहाँ पर समर्थन आप लोग गुरु जी के साथ लेकर आए? अभी तो फिलहाल मैं अकेली आई हूँ, अभी गुरु जी से मिलने के लिए आई हूँ। आने वाले समय में मैं कम से कम 100-150 किन्नर लेकर अपने साथ आ सकती हूँ। मतलब आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से जो आरोप है निराधार हैं और जांच से पहले ही आप लोगों को लगता है कि ये सही नहीं? जी बिल्कुल। आप भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप लोग समर्थन दे रहे हैं? मैं इंडियन नेशनल समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार। मेरे पार्टी से काफ़ी लोग चुनाव लड़े हैं और पद्मा जी भी जो मेरी
माँ समान है, बहन समान है। ये भी चंदौली से सांसदीय प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ी थी। जहाँ तक मुझे वीडियो और मीडिया के द्वारा, क्लिप के द्वारा माध्यम से मालूम चला कि हमारे शंकराचार्य जी पर एक निराधार आरोप लगाया गया है। उनके पास कोई तथ्य या कोई सबूत नहीं है। उसी तरह जाकर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिए इन लोगों ने। काशी में या देखा जाए तो भारत में हिंदू सनातन धर्म में भोलेनाथ के बाद एक शंकराचार्य जी का नाम आता है, जो कि प्रतिष्ठित है हिंदू समाज के लिए और सनातन के लिए। हम लोग सनातनी हैं, इसलिए जहाँ धर्म और आस्था की बात आती है वहाँ हम निस्वार्थ भाव से पूरे तन मन धन से खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहे पार्टी के लोग हों, किन्नर समुदाय हो, इस समय यहाँ पर भी काशी विद्यापीठ में भी लगातार जो समर्थन का सिलसिला वो यहाँ पर जारी नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहाँ प्रयागराज में उन नामों का खुलासा हो रहा है जो इनके विरोध में है या फिर बटुकों को ले आते थे, तो वहीं विद्यामठ में भी ऐसे लोग लगातार आ रहे हैं जो शंकराचार्य के समर्थन में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पहले चरण का पूरा हो चुका है, जिसके बाद नागरिक उड्डयन विभाग, DGCA और CISF के सभी अधिकारियों के द्वारा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पहले चरण के काम को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया और सुरक्षा मानकों पर एयरपोर्ट कितना खरा उतरा है उसको लेकर भी जांच की गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक तमाम विभागों के अधिकारी एयरपोर्ट पर रहे और उसकी सुरक्षा मानकों की और तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया और सभी जो अधिकारी थे वो संतोषजनक स्थिति में थे एयरपोर्ट की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि एयरड्रोम लाइसेंस ना मिलने की वजह से अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ है। कुछ बिंदुओं पर आपत्ति लगाई गई थी, उन आपत्तियों को दूर करने के लिए अब दोबारा से निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के बाद अब माना जा रहा है कि लाइसेंस मिल जाएगा और जैसे ही लाइसेंस मिलेगा उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू कर दी जाएगी, उद्घाटन शुरू किया जाएगा, कार्गो उड़ानें भी शुरू की जाएंगी और कई एयरलाइंस कंपनियों के साथ एयरपोर्ट का MOU भी साइन हो चुका है। तो माना जा रहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तारीख है वो नज़दीक आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर, सिविल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कारनामा सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 51 और 52 के बीच में बनाए गए स्काई वॉक को तो बना दिया गया है 31 करोड़ की लागत से, लेकिन उसके बीच में जो पिलर है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। स्काई वॉक की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे ये स्काई वॉक दिल्ली मेट्रो से नोएडा मेट्रो को जोड़ने के लिए बनाया गया था ताकि लोगों को आसानी हो और मेट्रो से जाने वाले तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो इस स्काई वॉक की मदद से जा सकें। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तमाम लोग आते जाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, तमाम ई-रिक्शा खड़ी हुई हैं। अगर ये स्काई वॉक शुरू हो जाएगा तो ये लोग ऊपर से मेट्रो बदल सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा इसी योजना के तहत 2023 जून में 5 महीने के अंदर बनाने का दावा किया गया था ये स्काई वॉक, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब 9वीं बार इसकी डेडलाइन रखी गई है। 8 बार पहले टाइम बढ़ाया जा चुका है। 9वीं बार डेडलाइन रखकर अब IIT दिल्ली से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और वो उस पिलर को हटाने की भी जो भी तरकीब है वो प्राधिकरण के अफसरों को बताएंगे और उसके बाद पिलर हटाया जाएगा। यानी जब ये स्काई वॉक बनाया जा रहा था उस वक्त इन लोगों के द्वारा, जो भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि अगर बनाया जाएगा तो लोगों को किस तरीके से निकालना होगा। तमाम लोगों का भी आना जाना रहता है। आप इधर आना जाना करते हो, कितने लोगों की आवाजाही रहती नहीं है? कम से कम एक दिन में कम 1200 लोग जाते होंगे इधर आने जाने में। ये कब से बन रहा है? ये कम से कम 2023 से बनना है। नहीं बन पाया अभी? क्या क्या समस्या आ रही है? अभी तक नहीं बन पाया, अभी चालू ही नहीं हुआ है। सब लोग नीचे से ही जाते रहते सब लोग नीचे से ही जाते हैं। जाम भी लगता है? हाँ, जाम भी लगता है। देखिए लोगों को दिक्कत है और खासतौर पर स्टूडेंट जो दिल्ली से नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा पढ़ने के लिए जाते हैं। सोचिए कि उन लोगों ने जब ग्रेजुएशन में पढ़ाई में एडमिशन लिया होगा तो सोचा होगा कि स्काई वॉक का फायदा मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन तक पूरी हो गई लोगों की, लेकिन स्काई वॉक बनकर तैयार नहीं हुआ है। जिम्मेदार अफसर जिनकी भी लापरवाही है उन पर भी अभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। फिलहाल 31 करोड़ रुपए से बनकर ये सफेद हाथी खड़ा हुआ है। अब देखना होगा किस तरीके से पिलर को हटाया जाएगा और कब तक स्काई वॉक शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।
राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते कुछ दिनों से विवाद की वजह से चर्चा में है। मैं इस वक्त उसी स्थल पर मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे जो आप इस वक्त इमारत देख रहे हैं और इसको लेकर के ही इसमें तमाम अलग अलग दावे हैं। सामने आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो इस वक्त होल्डिंग बैनर एक छोटा सा लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, आज्ञा से कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय। इसको बंद किया गया है और इसके जो प्रमुख द्वार थे उनको पूरी तरीके से उन पर ताला लगाया गया है। जो दूसरा पक्ष है, जो छात्र हैं, उनकी तरफ से बात कही जा रही थी कि इसमें नमाज पढ़ते हैं और साल से पढ़ते चले आ रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर के विवाद ये बढ़ा था। दूसरी तरफ ABVP के भी जो तमाम छात्र थे उनकी तरफ से भी इसको लेकर के अपनी बात कही जा रही थी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर तनाव की स्थिति हो गई थी। फिलहाल आज के दिन यहाँ पर सामान्य स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल अभी कैंपस में किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति नहीं है और यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए अपनी यहाँ पर सामान्य रूप से आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं एक तस्वीर और दिखा दूँ आपको कि बाहर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है जो सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ माहौल बना रहे ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय में विवाद के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य नजर आ रही है, जिसके बाद अभी फिलहाल उम्मीद यही है कि स्थिति धीरे धीरे और बेहतर होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को कभी देश के 5 स्थायी टेस्ट सेंटरों में शुमार किया जाता था, लेकिन ग्रीन पार्क विकास की दौड़ में बिछड़ता गया और तमाम दूसरे स्टेडियम आगे निकल गए। यही वजह है कि अब यहाँ पर तमाम मैचों का आयोजन भी नहीं हो पाता है। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद रमेश अवस्थी मौजूद से बात करते हैं। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रीन पार्क के विकास के लिए उसको पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से कानपुर का ग्रीन पार्क कानपुर की विरासत है, बल्कि ये देश की विरासत है। आपने जैसा कहा कि कानपुर का ये ग्रीन पार्क का क्रिकेट स्टेडियम देश के 5 बड़े स्टेडियम में शामिल था, बल्कि इसकी पहचान पूरी दुनिया में थी। आज भी आप दुनिया के किसी क्रिकेट के स्टेडियम में जाइए, वहाँ पर ग्रीन पार्क का फोटो लगा होता है। ये कानपुर वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है और कानपुर की संस्कृति में क्रिकेट रचा और बसा है। कानपुर के क्रिकेट प्रेमी और कानपुर वासी चाहते थे कि कानपुर का ये क्रिकेट का ग्राउंड पुराने स्वरूप में आए, इसका पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आए। मेरे सांसद चुनने के बाद मैंने उनको कमिटमेंट किया था कि कानपुर का ये जो ग्रीन पार्क का स्टेडियम है, इसकी दुर्दशा अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब इसका जीर्णोद्धार होगा और इसका पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा। हमारी सरकार की दर्शक क्षमता लगातार कम होती जा रही है और यही मुख्य कारण है कि IPL के मैच नहीं हो पाते, वनडे मैचेस भी नहीं होते, T20 मैचेस नहीं होते, उनमें दर्शक क्षमता अधिक जहाँ पर होती है उन स्टेडियम्स की मांग की जाती है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इसे अब एक प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, यहाँ पर होटल का संचालन किया जा रहा है। आप मानते हैं कि उस वक्त तत्कालीन जो शासन में लोग बैठे हुए थे उन्होंने शासन को गुमराह किया और इस तरीके के काम किए? निश्चित रूप से कुछ चीज़ें जो भी रही हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दे दिया गया है और अब ये क्रिकेट का ग्राउंड इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये पुरानी नई तरीके से बन रहा है, तो जो भी यहाँ होटल की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब नए तरीके से प्रशासन तय करेगा क्या यहाँ पर व्यवस्था करनी है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दर्शक क्षमता बढ़ाना, जो प्रस्तावित है वो लगभग 32,000 की दर्शक क्षमता के साथ ये क्रिकेट का ग्राउंड बन रहा है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए कहा गया था कि इसे विश्व स्तरीय बनाएंगे, जिसके लिए अब पहले चरण का बजट भी जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ग्रीन पार्क की क्षमता, दर्शक क्षमता दोगुनी की जाएगी और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा, जिससे इसे वर्ल्ड स्तरीय स्टेडियम बनाया जा सके। वीडियो का सुल्तान साहब शंतिवारी कानपुर। बच्चों में गेम खेलने की आदत इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये गेम जानलेवा हो चुके हैं और इन गेम खेलने की आदत इतनी ज़्यादा बच्चों के दिमाग में चढ़ गई है कि अगर परिजन उनको डांट दें तो वो घर छोड़ने जैसा काम को भी अंजाम दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह तोमर है, मैं रिटायर फौजी हूँ। मेरा बेटा 14 मार्च 2025 को गेम खेल रहा था तो मैंने उसको 2-3 बार डांट दिया। कौन सा गेम खेलता था आपका बेटा? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था, तो उसको मैंने डांट दिया। उसके बाद मैं वो रात को घर से 11:30 बजे के आसपास घर से निकल गया
मैंने उसको अपने रिश्तेदारी में और काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला, तो उसकी 16 मार्च 2025 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीबन 1 साल हो गया मैं पुलिस के बार बार चक्कर काट रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को भी खत लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा, लेकिन अभी तक मेरे बेटे के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मेरा बेटा 14 मार्च 2025 के रात में गए हुए हैं। हमने हर तरीके से छानबीन पुलिस थाने से लेके, हापुड़ से लेके, मेरठ से लेके जितने अधिकारी हैं सबसे हमने अपील कर ली, सबसे हमने अपील करके हमने प्रार्थना कर ली। मोदी जी को भी हमने ऑनलाइन दिया था और योगी जी को भी दिया था ऑनलाइन, लेकिन अभी तक कहीं भी कैसा भी मेरे बेटे का पता नहीं चल रहा है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही आपसे मेरी अरदास है, प्रधानमंत्री जी मेरे पिता हैं, योगी जी मेरे भाई हैं, बस मुझे मेरे बेटे से मिला दो। मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता आज तक। बस मुझे मेरी झोली में मेरे बेटे की भीख दे दो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कि बच्चे की जो हालात हैं इस समय इनको जानकारी नहीं है, और एक माता पिता की यह योगी जी और मोदी जी से अपील है कि उनके बच्चे की जल्द से जल्द तलाश कर उन्हें सकुशल इनसे मिलवाया जाए। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट। राधानंद जी के निज धाम बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया और प्रशासन ने भी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पुख्ता इंतजाम किए थे। सबसे पहले परंपरागत तरीके से नंदगांव के होलियारे टीली पर पहुंचे, जहां बरसाना वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उसके बाद वो अपनी ढाल लेकर श्री जी के चरणों में पहुंचे और श्री जी से आशीर्वाद लेकर रंगीली गली में से होकर निकलकर वो सीधे रंगीली चौक पर पहुंच गए, जहां होरियारे और होरियारी एक दूसरे पर पहले प्रेम भरे कटाके करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर शुरू हुई लट्ठामार होली। रंगीली चौक पर जो दृश्य था वो अपने आप में अनूठा था। हर कोई उस दृश्य को देखने के लिए लालायित था। कहा जाता है कि लट्ठमार होली को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी लालायित रहते हैं और वो अनूठा दृश्य देखने के लिए हर कोई श्रद्धालु, हर कोई कृष्ण भक्त, हर कोई राधा रानी की अनुयायी वहाँ रंगीली चौक पहुँचना चाहता था। होली के दौरान मिलावट का सामान बेचने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 8 दिन से अलग अलग इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें जाकर छापेमारी कर रही हैं और अभी भी मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान में 200 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया था, जिसको नष्ट कराया गया। उसके अलावा अलग अलग 10 इलाकों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। लगातार खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो अभियान है इसी तरीके से जारी रहेगा। कई टीमें बनाकर अलग अलग इलाकों में खाद्य सामग्रियों की जांच करने का जो अभियान है शुरू किया गया। फिलहाल 200 किलो जो पनीर था उसको नष्ट कराने के साथ साथ उसके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और उसमें भी मेरठ का दिल कहे जाने वाला सेंट्रल मार्केट और उस सेंट्रल मार्केट से जुड़े लगभग 1 लाख व्यापारियों के ऊपर रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का संकट गहराने लगा है। आज जब आवास विकास के अधिकारियों ने दुकानों पर लाल निशान शुरू किया तो व्यापारियों के चेहरे भी लाल हो गए और उन्होंने कूच कर दिया इस कार्यालय पर। आप इस भीड़ को देखेंगे कि ये वही व्यापारी हैं जो अपना रोटी, कपड़ा और मकान बचाने के अभियान में लगे हैं। इन व्यापारियों का दर्द है कि इनके रोजगार को छीना जा रहा है। आज यही लोग एक नोटिस लेकर मेरठ आवास विकास के कार्यालय पहुंचे हैं और जिद है, कहना है कि अधिकारी उस नोटिस को लें, अन्यथा उस नोटिस को इनके द्वारा इस कार्यालय में चस्पा कर दिया जाएगा। वो क्या नोटिस है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नोटिस लेकर आए आप?
साहब नोटिस ये है कि ये हमारे को यहाँ के अधिकारी बहुत समय से, लंबे समय से हमें परेशान करते आ रहे हैं, ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर, दुकान के ऊपर सीमाएं लगाते हैं, कितनी तोड़नी है, कैसे तोड़ना है, बुलडोजर, ये धमकियाँ देते हैं। आज यहाँ व्यापारी, सारे संगठन के लोग, किसान लोग जितने भी हैं यहाँ पर इकट्ठे हो क्या है, हमने इनसे ही पूछ लिया कि तुम्हारे नोटिस का आधार क्या है, तुम किस बिना पे नोटिस देते हो। हम ये इन्होंने हमारे जब त्योहार आते हैं ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं तोड़ने के नाम से। इसलिए आज सब यहाँ इकट्ठे होके इन्हीं के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे अगर इस चीज का जवाब नहीं देंगे। और ये खुद मुख्यालय जो इस बना हुआ है विकास का, ये खुद अवैध है। लेकिन आपसे मिलने से परहेज कैसा? जब ये लोग, हम तो इनसे पूछना चाह रहे हैं कि जब ये लोग हमारे प्रतिष्ठान पे आते हैं, हमने चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनकी जेबें गर्म करते हैं, और आज जब हम आए हैं तो इनके पास पानी भी नहीं है। ये लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इन व्यापारियों के लिए उचित व्यवस्था हो, इन व्यापारियों को व्यापार मिले, और इन पे दोस्तीकरण की जो तलवार लटक रही है, हम लोग यहाँ से साफ, यहाँ से आपके माध्यम से संदेश दे रहे हैं, अगर हमें पार्लियामेंट कूच करना पड़ा हम वहाँ करेंगे और अपने संदेश उनके पास पहुँचाएंगे। व्यापारी कहीं से कमजोर नहीं है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की बात की जाती है, अगर वो अमल में लाया जाता है तो कितने ऐसे परिवार हैं जो इसकी जद में आएंगे, कितने लोगों के सामने रोटी, कपड़ा, मकान और कारोबार का जो संकट है वो आ जाएगा। कम से कम 1 लाख व्यापारी, 1 लाख बच्चे, मतलब सब लोग बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्टेड होंगे इस कानून से। जिस नोटिस को लेकर आक्रोशित दुकानदार इस दहलीज पर आए हैं, अगर वो इस नोटिस को नहीं लेते हैं तो एक नई रणनीति बनाई जाएगी और 24 घंटे के अंदर दावा है कि इस नोटिस के सापेक्ष विभाग को जवाब दाखिल करना होगा, वरना एक बड़ी रणनीति के लिए अधिकारी तैयार रहें। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।